हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंकज केम क्लासेस पीसीसी। तो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेम इज व्हाट, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है ना। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक शानदार सा चैप्टर है। इस चैप्टर के बिना हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ तक कि फिजिकल केमिस्ट्री को भी नहीं समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग। इसको हम बेसिक से पढ़ेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये सब के बारे में बेसिक आप लोग 9th 10th क्लास में पढ़े भी होंगे। ठीक है ना। लेकिन हम लोग बेसिक से उठाते हुए चलेंगे और आपको उस लेवल तक पहुंचाएंगे जहां से आपका क्वेश्चन भी आता है। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे बात करें केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है बच्चों, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं बच्चों कि बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज बॉन्ड। ठीक है ना। बॉन्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, बंधन। मतलब दो चीजों के बीच का बंधन, मतलब बंधन इन द सेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना। जैसे में आप ये बोल सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी भी दो स्पीशीज के बीच में हो सकता है। ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, जैसे में आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक बॉन्ड है वहां पे। ठीक है ना। आपकी और एक बहन के, आपके बहन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है ना, मतलब एक बॉन्ड है वहां पे। तो हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्ड से, आप क्या समझते हैं, नाम है केमिकल बॉन्ड, मतलब कुछ केमिस्ट्री के टर्म में बात करने वाले हैं हम लोग। तो बॉन्ड जो है ना, मतलब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, अगर यहाँ पे दो स्पीशीज, केमिकल स्पीशीज के बीच में अगर होगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है ना। तो दो स्पीशीज बच्चों यहाँ पे क्या हो सकता है, एटम्स हो सकते हैं, दो एटम्स हो सकते हैं, दो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, दो आयंस हो सकते हैं, एक एटम और एक आयंस हो सकता है, या एक एटम और एक मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस और मॉलिक्यूल्स हो सकता है। ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि बॉन्ड जो है ना, यहाँ पे केमिकल स्पीशीज के बीच में होगा, मतलब वो आपका केमिकल स्पीशीज एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे हम बात करेंगे अगर यहाँ पे केमिकल बॉन्ड के बारे में लेकर, तो क्या हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखता हूँ इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है बच्चों यहाँ पे, इट इज द force of attraction between two chemical species। अब ये केमिकल स्पीशीज बच्चों क्या हो सकता है, एटम्स हो सकते हैं, यहाँ पे एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है ना। which hold them together in a stable system is called बच्चों केमिकल बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको हम लोग, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो केमिकल बॉन्ड क्या हो बेसिकली बच्चों यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे दो एटम्स के बीच में, ठीक है ना, या दो आयंस के बीच में, या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, या एटम आयंस के बीच में, एटम मॉलिक्यूल्स के बीच में, या आयंस मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कुछ नहीं है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो क्या करता है कि दो एटम्स को, दो मॉलिक्यूल्स को, दो आयंस को एक साथ एक स्टेबल सिस्टम में उसको जोड़ के रखता है, स्टेबल सिस्टम में बांध के रखता है। यहाँ पे क्या है ना कि व्हिच होल्ड, जो पकड़ के रखता है उनको एक साथ, किसमें, स्टेबल सिस्टम में। स्टेबल सिस्टम में ना, मतलब जब दो मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं ना, तो वहां पे कहते हैं कि वो एक स्टेबल सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे सोचिए, आप ही सोचिए, आप अकेले हैं, आपका कोई दोस्त नहीं है, तो आप जरूर थोड़ा सा वहां पे अनस्टेबिलिटी फील करेंगे। लेकिन जैसे ही आपका दोस्त बनना स्टार्ट हो जाएगा, किसी के साथ एक बॉन्डिंग हो जाएगी, तो लगता है कि हाँ, कभी अगर मुझे उनकी जरूरत पड़े तो वो मेरा हेल्प कर सकते हैं। एक बॉन्ड है वहां पे आपके दोनों के बीच में। ठीक है ना। तो उस केस में आप क्या महसूस करेंगे, फील करेंगे,
स्टेबल फील करेंगे, ठीक है ना। तो वो जो दो स्पेसीज के बीच में जो फोर्स है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, को क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे अगर यहाँ बात करें हम लोग, यहाँ पे एटम्स, ठीक है ना, एटम्स लिया हमने यहाँ पे, तो एटम्स अगर यहाँ पे ये अकेले हैं, ठीक है ना, तो ये अनस्टेबल है। ये क्या है यहाँ पे बच्चों, अनस्टेबल है। लेकिन जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है किससे, फोर्स ऑफ रिपल्शन से, तो हम लोग बोलते हैं वहां पे वो क्या बना रहा है, एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। केमिकल बॉन्ड एक स्टेबल सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहा है बच्चों, क्या कर रहा है यहाँ पे, स्टेबल सिस्टम, एक स्टेबल सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है ना। अब इस सिस्टम में क्या है ना कि जो एटम्स है ना वो जब एक साथ रहेंगे ना तो अपने आप को स्टेबल फील करेंगे, स्टेबल फील करेंगे। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी का जो टर्म है ना उसको हम समझेंगे आगे अभी इसके बाद, ठीक है ना। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं बच्चों। तो अब हम लोग बात करने वाले बच्चों यहाँ पे कि कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड, ठीक है ना। केमिकल बॉन्ड का रीजन क्या है, क्या कारण है उसका, ठीक है ना। क्यों आखिर में एटम्स क्या कर रहा है ना, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्यों आपस में आखिर एटम जो है ना अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। किसको छोड़कर, इनर्ट गैस एलिमेंट को छोड़कर। इनर्ट गैस एलिमेंट में भी अगर हम बात करें यहाँ पे इनर्ट गैस को लेकर, इनर्ट गैस एलिमेंट, या इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नोबल गैस एलिमेंट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या आता है बच्चों, यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ठीक है ना। ये आपका जो एलिमेंट है ना, ये आपका क्या है यहाँ पे, नोबल गैस एलिमेंट है, इनर्ट गैस एलिमेंट है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। इसके बारे में आप लोग पता होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन के बारे में, इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे जैसे में यहाँ पे हम बात करें कुछ एलिमेंट की बात करें यहाँ पे, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, ऐसा कितना होता है, 10 होता है, ऐसा कितना होता है, 18 होता है, ठीक है ना। हम बस ज्यादा बात नहीं कर रहे यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करें यहाँ पे तो के सेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, के एल एम की बात करें यहाँ पे। न्यूयॉन में देखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, 2 8 होगा। आर्गन में क्या होगा, 2 8 और 8 होगा, ठीक है ना। तो बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पे जैसे नियॉन है, यहाँ पे आर्गन है, तो यहाँ पे क्या है कि इसके वैलेंस सेल में ना बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सब जो एलिमेंट है ना, ये सब जो एलिमेंट है ना, ये यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है ना। आगे बताऊंगा कि कुछ इसमें से एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जैसे जेनॉन हो गया, यहाँ पे क्रिप्टॉन हो गया, तो ये सब जो है ना कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। जैसे ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और फ्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो जेनॉन का फ्लोराइड एग्जिस्ट करता है, या जेनॉन का ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है, या जेनॉन का ऑक्सी फ्लोराइड एग्जिस्ट करता है, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जैसे ये सब जो एलिमेंट है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब ना अकेले एग्जिस्ट करता है, बिंदास होकर एग्जिस्ट करता है, अकेले ही खुश है, किसी के साथ में कोई बॉन्डिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आखिर में कहने मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे बेस क्या लिया गया, बेसिस क्या लिया गया कि ये सब जो केमिकल बॉन्ड जो होता है, जिसमें एटम जो है ना वो एटम कंबाइन करके एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है ना। आखिर उसका रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों यहाँ पे क्या, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। क्या टॉपिक है बच्चों यहाँ पे, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो आखिर में केमिकल बॉन्ड का रीजन क्या है बच्चों यहाँ पे, तो देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे पहला जो यहाँ पे रीजन दिया जाता है वो क्या है आपका, टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, ठीक है ना। जो एटम्स है ना वो मिनिमम एनर्जी एक्वायर करना चाहता है, ठीक है ना।
तो आखिर में ये मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, ये आई होप ये लिख लिए होंगे आप लोग। तो आगे बढ़ता हूं, मैं इसको मिटाता हूं इसको। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे बच्चों, तो कहने मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे कि टू एक्वायर व्हाट, मिनिमम एनर्जी एक्वायर करना चाहता है, ठीक है ना। तो कहने मतलब क्या है यहाँ पे बच्चों कि मिनिमम एनर्जी इन द सेंस क्या होता है, तो बच्चों यहाँ पे मिनिमम एनर्जी एक्वायर करना चाहता है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन R होता है। और आपको पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ये फॉर्मूला होता है और पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, के Q1 Q2 अपन R होता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे अगर यहाँ पे Q1 Q2 दोनों अपोजिट चार्ज है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बोलूँ यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू +5 है, Q2 इज इक्वल टू -5 है, ठीक है ना। दो अपोजिट चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करें सब प्रोडक्ट की बात करें यहाँ पे Q1 Q2 का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -25 हो जाएगा यहाँ पे, चेक कीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पहला कंडीशन ये हुआ, सेकेंड कंडीशन में लेता हूँ यहाँ पे, मान लो यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू +6 है और Q2 इज इक्वल टू -6 है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 Q2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, -36 हो जाएगा। तो बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये -25 और यहाँ पे कितना है, -36 है। तो बताइए इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा, ये है। यानी कि क्या हुआ यहाँ पे कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे चार्ज बढ़ा रहे हैं, +5 से कहाँ, 5 से कहाँ पहुंच गए, 6 से पहुंच गए, तो चार्ज बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है ना, तो चार्ज के बढ़ने से यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे ना अपोजिट चार्ज बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये +5 है -5 है, यहाँ +6 है -6 है। तो जब अपोजिट चार्ज यहाँ पे इंक्रीज करता है, अपोजिट चार्ज यहाँ पे जब इंक्रीज करता है ना, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा। देखिए -25 है -36 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसे यहाँ पे जो एनर्जी है ना वो डिक्रीज कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि दो, हम जानते हैं क्या कि दो अपोजिट चार्ज के बीच में क्या लगेगा बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ये तो पता है आपको, ठीक है ना। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो आप हमें बताइए यहाँ पे कि जो एनर्जी होगा वो क्या कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है बच्चों। यहाँ पे जो एनर्जी है बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। तो जब भी यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, सिस्टम की डिक्रीज करेगी। पहला पॉइंट समझ में आया आपको, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या ले रहे हैं, आर का डिपेंडेंसी ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू +5 है और Q2 इज इक्वल टू -5 है, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पे जो आर है ना, पहला कंडीशन में यहाँ पे 5 मान लेते हैं, यहाँ पे 5 मीटर मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, R1। और सेकेंड कंडीशन में यहाँ पे ले रहा हूँ क्या, 3 मीटर सपोज करते थे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बताइए कितना आ रहा है, -25 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, -25। तो -25 अपॉन 5, -25 है ना यहाँ पे, अपन R1 लिया मैंने यहाँ पे 5, दूसरा यहाँ पे -25, चार सेम है, चार से में डिस्टेंस चेंज कर रहा है। यहाँ पे जो चार्ज है ना, प्लस माइनस वो क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। 5 मीटर यहाँ पे कितना है, 3 मीटर, ठीक है ना। इसको डिवाइड किया तो बताइए यहाँ पे कितना आ रहा है, -5 आ रहा है, ठीक है। डिस्टेंस कम कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्टेंस क्या कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों, डिस्टेंस कम कर दिया हमने, 5 मीटर से कहां पे लेके आ गया उसको, 3 मीटर पे लेके आ गया, ठीक है ना। दो चार्ज जो है ना, पहले वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे था, अब क्या हो गया, 5 मीटर से वो कहां पहुंच गया, 3 मीटर के डिस्टेंस पहुंच चुका है। तो जब डिस्टेंस कम हुआ यहाँ पे बच्चों, तो बताइए यहाँ पे क्या हुआ, -8 आएगा, -8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 पॉइंट समथिंग, 8 से 24, 1 3 3 ऐसा कुछ आएगा यहाँ पे, ठीक है ना।
तो यहाँ पे -5 आया, यहाँ पे कितना है -8.33 आया। मतलब यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है ना कि जब यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस को कम कर रहे हैं, डिस्टेंस को कम कर रहे हैं, तो डिस्टेंस के कम करने से यहाँ बताइए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए यहाँ पे -5 है, यहाँ पे कितना है -8 आ रहा है, मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे कि जब यहाँ पे दो अपोजिट चार्ज के बीच का डिस्टेंस, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए ध्यान से, यहाँ पे जब दो अपोजिट चार्ज के बीच का डिस्टेंस कम होगा, डिक्रीज होगा ना बच्चों वहां पे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, वहां पे डिक्रीज कर जाएगा। मतलब आर के डिक्रीज करने से पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो दोनों है ना वो अपोजिट चार्ज है बच्चों। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों अपोजिट चार्ज है, एक प्लस है, दूसरा क्या यहाँ पे माइनस है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि अगर आर डिक्रीज करेगा, मतलब ये दोनों फिट करना बच्चों आपको कि अगर डिस्टेंस डिक्रीज करेगा, डिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो एनर्जी भी सिस्टम का डिक्रीज करेगा। अगर दो अपोजिट चार्ज के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज करेगा, उसको हिंदी में लिख लीजिएगा, अगर दो अपोजिट चार्ज के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि जब एक लड़की और एक लड़की में जब लव होता है, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होता है ना कि लड़के के जेब से पैसे निकलती है, ठीक है ना। तो आप उसको वहां पे ये समझ सकते हैं वहां पे कि जब लव होता है तो अट्रैक्शन बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ लॉसेज होंगी, कुछ ना कुछ चीजें कम होंगी। तो वहां पे मनी के टर्म में वो चीज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे एनर्जी के टर्म में वो चीज डिक्रीज कर रहा है। क्या चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई बातें, ठीक है ना। इसको आप नोट कीजिए पहले, फिर आगे हम बात करते हैं। तो बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जब दो अपोजिट चार्ज का मैग्नीट्यूड जब इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, मतलब 5 से यहाँ पे 6 आ गया, 6 से 7 आ गया, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। जब चार्ज बढ़ेंगे ना तब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। ध्यान रखना अपोजिट चार्ज बढ़ने चाहिए, ठीक है ना। तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी वहां पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। जब दो अपोजिट चार्ज के बीच का डिस्टेंस कम होगा, जब दो अपोजिट चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, तो उस केस में भी क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। ये कॉन्सेप्ट पहले आप दिमाग में बैठा लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं केमिकल बॉन्ड कैसे क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है बच्चों। ये नोट कीजिए, आपने नोट कर लिया होगा, आई होप। बिताता हूँ इसको। तो देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे कि कॉज ऑफ जो केमिकल बॉन्डिंग है वो पहला क्या है यहाँ पे, पहला क्या है यहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम अपना क्या करना चाहता है, डिक्रीज करना चाहता है, कम करना चाहता है, टू एक्वायर द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। पहला यहाँ पे क्या रीजन है इसका, कॉज क्या है, क्या रीजन है, क्या कारण है इसका, कि जो सिस्टम है ना वो अपना एनर्जी कम करना चाहता है, मिनिमाइज करना चाहता है, कम से कम रखना चाहता है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं मेरे पास में एक ए एटम है, दूसरा ए एटम है, दोनों आपस में कंबाइन किया और यहाँ पे एक ये दोनों आपस में जुड़ चुका है, A2 बना चुका है, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे ए एटम है यहाँ पे, तो इसके पास में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, जाहिर सी बात है, और इसका इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे कुछ इसका इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे मान लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये ए एटम है, ये दूसरा है ए एटम, ठीक है ना। ये दूसरा यहाँ पे क्या ए एटम सपोज करते हैं यहाँ पे, तो इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, यहाँ पे सपोज करते हैं। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे इस न्यूक्लियस का इस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग ही रहा है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है ना। अब इसका न्यूक्लियस, जब ये दोनों एटम पास पास में आएंगे ना, ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस क्या करता है
इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना स्टार्ट करता है, ठीक है ना। उसी तरह ये भी मैं डॉटर से दिखा रहा हूं, मतलब दूसरा एटम जो है ना, मतलब ये जो ए एटम है ना, और ये जो ए एटम है, इसको मैं ऐसे करता हूं, इसको बी कर देता हूं सबसे अच्छा। ये बी है और यहाँ पे ए बी आ चुका है, ठीक है ना। तो ताकि आपको समझ में आएगा चीजें, ए बी यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ऑफ ए है और ये इलेक्ट्रॉन ऑफ बी है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे कि जो ए एटम है ना, ये बी एटम पे क्या लगा रहा है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। क्या लगा रहा है यहाँ पे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, ठीक है यहाँ तक। और इसका तो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग ही रहा है यहाँ पे, इसका तो अपना यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग ही रहा है, इसका तो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। एक्स्ट्रा में ये लगाया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लगा। डबल हेडेड एरो मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन का है, डबल हेडेड एरो का मतलब क्या हुआ? फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन के बीच में है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और बना रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या, ये न्यूक्लियस के बीच में भी क्या लगेगा? एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। ये फोर्स ऑफ रिपल्सन और यहाँ भी फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो कहने मतलब क्या बच्चों यहाँ पे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लग रहा है, दोनों फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है, अगर दो एटम पास आ रहा है, ठीक है, जब दो एटम पास आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द डोमिनेटिंग ओवर द व्हाट? फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब जब सोचो बच्चों कि अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम पड़ गया, फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा पड़ गया, तो फिर इस केस में दोनों एटम तो पास आ ही नहीं पाएगा। तो जब दो एटम पास आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे? इसका मतलब यहाँ पे यही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ कि सिर्फ फोर्स ऑफ रिपल्सन से। जब दो एटम पास आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर देन व्हाट? फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है ना। अभी हम लोग एक ग्राफ देखेंगे, यहाँ पे ग्राफ समझेंगे चीजों को यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों यहाँ पे कि अगर यहाँ पे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि पहली बात तो यहाँ पे ये है कि से वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन से, और इसलिए वहां पे क्या करता है वो सिस्टम? अपना एनर्जी को मिनिमाइज कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है ना। वो एनर्जी को मिनिमम एक्वायर करना चाहता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है बच्चों तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे एक मैं ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है ना। ग्राफ को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे ये वाई एक्सिस हो गया आपका, इस पे क्या मैं ले रहा हूं? यहाँ पे एनर्जी ले रहा हूं। क्या है इधर में? एनर्जी। क्या यहाँ पे? एनर्जी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दो एटम के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, आर, ठीक है ना। हम यहाँ पे आर लिख देते हैं। आर इज द व्हाट? आर इज द व्हाट? आर इज द व्हाट? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। आर इज द व्हाट? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे कि दो एटम है जो अभी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, अब इनके बीच में अभी कोई अट्रैक्शन नहीं है, कुछ इंट्रैक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे अगर दो एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है बच्चों, तो आपको पता होगा यहाँ पे कि जो आर यहाँ पे है ना, आर यहाँ पे आर क्या है ना? इन्फिनिटी हो चुका है। अगर यहाँ पे आर इन्फिनिटी हो गया तो बच्चों यहाँ बताइए मुझे कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, वो क्या होगा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस एनर्जी का एक्सिस है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या यहाँ पे कि अभी दो एटम के बीच में ये ए और ये बी एटम है, इसके बीच में भी कोई इंट्रैक्शन नहीं है। आर यहाँ पे क्या है? इनफाइनाइट है। जो इन दोनों एटम के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे आप पढ़े अभी जस्ट, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? के Q1 Q2 अपन आर होता है। तो आर यहाँ पे जब रखेंगे इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों एटम पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं,
पास पास आ रहे हैं, ए बी अब पास पास आ रहे हैं यहाँ पे धीरे धीरे करके, और यहाँ पे इतना पास आ गया कि अब यहाँ पे ये क्या कर चुका है, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्राफ कैसे बनता है बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ पे ग्राफ कैसे बनता है बच्चों, यहाँ पे ये इस तरह से ग्राफ बनता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये आर है यहाँ पे, देखो ध्यान से बच्चों यहाँ पे, और यहाँ बात करें हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो स्टेट है ना यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मिनिमम एनर्जी स्टेट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, मिनिमम एनर्जी स्टेट इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों, ठीक है ना। और ये ऐसा एनर्जी स्टेट है जहां पे जो एनर्जी है ना सबसे कम है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो फोर्स ऑफ रिपल्सन के बराबर होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। यहाँ पे इस एरिया में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना ग्रेटर देन व्हाट, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तभी तो ये देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे पहले यहाँ पे जीरो था एनर्जी, मतलब ये जो है ना एकदम इसमें टच कर रहा है, मैं इसे यहाँ पे दिखा दिया, पैरेलल दिखा दिया, मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या, यहाँ पे जीरो है। अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, एनर्जी जैसे जैसे एटम पास पास आ रहे हैं, अभी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, अब यहाँ पे कुछ आर डिस्टेंस पे आया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है बेसिकली कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या है ना ज्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्सन से, जिसकी वजह से यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए ये एनर्जी ग्राफ है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ से ये जीरो है यहाँ पे, तो यहाँ से नीचे क्या होगा, निगेटिव में होगा, जाहिर सी बात है, और यहाँ से ऊपर क्या होगा आपका, पॉजिटिव में होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है ना बेसिकली, पहले यहाँ पे जीरो था, अब ये धीरे धीरे कम और निगेटिव में आ रहा है, एनर्जी निगेटिव में आ रहा, यहाँ पे जो है ना ये एनर्जी निगेटिव में है, और यहाँ पे सबसे मिनिमम एनर्जी है। मतलब यहाँ पे जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब यहाँ पे एनर्जी इतने अमाउंट से एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रहा है। ये जो डिफरेंस दिख रहा है आपको बच्चों यहाँ पे, ये जो है ना एनर्जी डिफरेंस, मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है यहाँ पे कि अभी ये जीरो पे था, अभी यहाँ पे कहाँ पे पहुंचा हुआ, यहाँ पे निगेटिव में मान लेते हैं -50 किलो जूल है, ठीक है ना, -50 किलो जूल है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि -50 किलो जूल, मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुआ है। मतलब केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन what is an exothermic प्रोसेस, क्या है यहाँ पे, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है बच्चों, यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों, यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना फोर्स ऑफ रिपल्सन से क्या है, ज्यादा है, तभी तो ये दोनों एटम पास पास आ रहा है, और ये एक ऐसा मिनिमम डिस्टेंस पे आ चुका है, ये एक ऐसा मिनिमम डिस्टेंस, इसको बोलते हैं क्या, आर नॉट। ये क्या है यहाँ पे, आर नॉट, ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ पे दोनों एटम के बीच में, आर नॉट इज द व्हाट, बॉन्ड लेंथ। आर नॉट क्या यहाँ पे, बॉन्ड लेंथ है। व्हाट इज बॉन्ड लेंथ, कैसे डिफाइन करें बॉन्ड लेंथ को, तो बॉन्ड लेंथ is the minimum internuclear distance between the two atoms where the force of attraction is equal to force of repulsion. बॉन्ड लेंथ आर नॉट बेसिकली क्या है यहाँ पे बच्चों, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, तो आप लोग नीचे में लिख लीजिएगा बॉन्ड लेंथ को। इट इज द, क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हम लोग, इट इज द मिनिमम internuclear distance between two atoms where force of attraction is equal to force of repulsion। ये जो लिखा हो ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन, बच्चों ये इसके लिए है, ये ग्राफ के लिए है, मतलब इस एरिया के लिए, मतलब यहाँ से लेकर ऊपर तक के लिए है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना फोर्स ऑफ रिपल्सन से ज्यादा है। और इस एरिया में यहाँ पे तो क्या होगा, इक्वल हो गया। अब इस एरिया में क्या एनर्जी बढ़ रही है, देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे एनर्जी बढ़ रही है ना, तो इस एरिया में क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन ग्रेटर देन व्हाट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
फोर्स ऑफ रिपल्सन ग्रेटर देन व्हाट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बॉन्ड लेंथ को कैसे डिफाइन करें बच्चों यहाँ पे, बॉन्ड लेंथ इज द मिनिमम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है ना, मतलब दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर मतलब दो न्यूक्लियस के बीच का वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहे हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं आता बच्चों यहाँ पे। अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा हो गया तो फिर एनर्जी बढ़ने लगा सिस्टम का और फिर वहां पे बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो ये ऐसा मिनिमम एनर्जी स्टेट है, ये ऐसा मिनिमम एनर्जी स्टेट है जहां पे दो एटम के बीच में एक केमिकल बॉन्ड स्थापित हो सकता है, ठीक है बच्चों यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है ना सबसे ये मिनिमम एनर्जी है। तो ये एटम तो यही चाह रहा है ना कि जब कंबाइन करे तो उसका जो एनर्जी हो पहले के कंपेयर में वो क्या हो जाए, वहां पे मिनिमाइज कर जाए, कम से कम हो जाए, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे बॉन्ड बना तो यहाँ पे क्या हो गया, एनर्जी क्या हो गया, सबसे कम हो गया यहाँ पे। इसी स्टेट को क्या बोलते हैं, मिनिमम एनर्जी स्टेट बोलते हैं, जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन के बराबर होता है। बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस क्या कहलाता है, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी कहलाता है, ठीक है ना। क्यों, देखो ध्यान से बच्चों यहाँ पे कि बॉन्ड बनने में जो एनर्जी रिलीज हुआ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट, बॉन्ड एनर्जी। ये रिलीज के टर्म में हो गया, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, केमिकल बॉन्ड। जब केमिकल बॉन्ड बन रहा था ना, दो एटम के बीच में जब केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है कि इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है ना वो रिलीज कर रहा है। तभी तो यहाँ पे क्या कहलाता है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस करा रहा है वो, तभी तो क्या कहलाता है यहाँ पे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। तो कहने मतलब क्या है कि अगर इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी फिर से वापस दे दे उसको हम लोग, किसी भी बॉन्ड को जो एनर्जी निकला है, रिलीज किया है, तो फिर से वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर एटम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे कि बॉन्ड एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों यहाँ पे कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट, बॉन्ड एनर्जी। और द अमाउंट ऑफ एनर्जी given to any bond so that it can separate and the energy of the system becomes what, zero। मतलब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, यहाँ पे जीरो हो जाए। एंड एटम बिकम्स एट द व्हाट, इनफाइनाइट डिस्टेंस। एटम कहाँ पहुंच जाए, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच जाए। समझ में आई बात तो यहाँ पे बच्चे। देखो बच्चों यहाँ पे दो चीज है यहाँ पे, क्या कि केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे एनर्जी रिलीज करेगी, ठीक है ना। तो एनर्जी रिलीज करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया ना उस वही क्या कहलाएगा आपका यहाँ पे, बॉन्ड एनर्जी। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि 50 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है तो मतलब -50 किलो जूल होगा। अगर हम लोग उतना ही अमाउंट दे दें तो -50 प्लस 50 जो हमने दिया तो +50 होगा, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फिर से वो कहां पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और दो एटम कहां पहुंच जाएंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे। पल्ले पड़ा कि नहीं बच्चों। तो मैंने यहाँ पे दो टर्म डिफाइन किया, एक बॉन्ड एनर्जी, दूसरा क्या, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इज द मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between the two atoms where the force of attraction is equal to force of repulsion, and the what, bond energy, the amount of energy released during the formation of what, chemical bond is called what, bond energy, or the amount of energy required to break any chemical bond so that the atom reach at the what, infinite distance। कोई दिक्कत नहीं आता बच्चों यहाँ पे, ये चीज समझ में आया, पहला पॉइंट, ठीक है ना। तो केमिकल बॉन्ड क्यों होता है, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड। सेकेंड यहाँ पे क्या है बच्चों, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है, पहले आप नोट कर लीजिए इसको पहले। तो बच्चों आपको समझ में चीजें आ रही है, अच्छे से क्लियर हो रही है, तो जरूर कमेंट करें इस बात पे कि हाँ सर मुझे समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत होता है बच्चों तो आप हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा, कमेंट कर दूंगा उस पर, ठीक है ना। कुछ भी अगर ऐसा होगा, कमेंट अगर आपका आता है तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे पहला तो हो गया, यहाँ पे कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड में पहला पॉइंट क्या हो गया, टू एक्वायर द व्हाट, मिनिमम
एनर्जी। दूसरा क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या है, टू एक्वायर व्हाट, नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन। अब बच्चों यहाँ पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यहाँ पे जिसके वैलेंस सेल में ना 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या हुआ कि वैलेंस सेल मस्ट हैव 8 इलेक्ट्रॉन, जिसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है ना, वो क्या आपका नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, ठीक है ना। जिस एटम के पास में भी अगर वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा और वो नोबल गैस एलिमेंट के जैसा हो जाएगा। कहने मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे कि जो एटम केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं ना, तो वो यहाँ पे एक ये भी रीजन होता है कि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है, ठीक है ना। नोबल गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे जोड़ लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि देखो ध्यान से बच्चों यहाँ पे क्या है बेसिकली कि जैसे मैं यहाँ पे बात करेगा हीलियम नियॉन की बात करें यहाँ पे, तो नियॉन के वैलेंस सेल में 2 और 8 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है और नियॉन के यहाँ पे देखा गया कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ये अकेले एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। मतलब ये किसी साथ में कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है ना कि उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है कि इसे वो कोई दूसरे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है जिसके वैलेंस सेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है या 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो चाहता है कि इसे वो 8 हो जाए, वो क्या हो जाए यहाँ पे 8 हो जाए। 5 है तो 8, 4 भी है तब भी 8 हो जाए, ठीक है ना यहाँ तक। तो कहने मतलब क्या है यहाँ पे, अब वो हो सकता है कि इसे जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में वो आप शेयरिंग करके कर ले या तो ट्रांसफर करके कर ले, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके आधार पे हम लोग बॉन्ड भी बताते हैं कि कितने तरह के बॉन्ड होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं वहां पे। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे बच्चों, नियॉन है, यहाँ पे नियॉन क्या है 2,8, मतलब इसके वैलेंस सेल में कितने होते हैं बच्चों यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है ना, अगर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए जा रहा है ना, तो जाहिर सी बात है बच्चों वहां पे कि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाह रहा है, ठीक है ना। तो वहां पे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि 5 है, 3 इसको मिल जाए तो 8 हो जाएगा, 6 है 2 मिल जाए तो 8 हो जाएगा, 7 है 1 मिल जाए तो 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है। तो दूसरा यहाँ पे रीजन क्या है, टू एक्वायर द व्हाट नोबल गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए वहां पे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बच्चों यहाँ पे। ये बात सबको समझ आई यहाँ तक, कोई दिक्कत, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। बच्चों अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट केमिकल बॉन्ड, ठीक है ना। तो केमिकल बॉन्ड को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका आधार क्या है, केमिकल बॉन्ड को क्लासिफाई करने का आधार क्या है यहाँ पे, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट केमिकल बॉन्ड, ठीक है ना। तो केमिकल बॉन्ड का क्लासिफिकेशन क्या है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ केम, मतलब बेसिस क्या है केमिकल बॉन्ड को क्लासिफाई करने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बेसिस पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, वो क्या आपका बॉन्ड एनर्जी होगा, ठीक है ना। तो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी वी कैन क्लासिफाई द व्हाट केमिकल बॉन्ड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे हम यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, केमिकल बॉन्ड को डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे अगर यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी इसका, अगर यहां बात करें बॉन्ड एनर्जी इसका, ठीक है ना, 2 to 8 किलो जूल है, 2 to 8 किलो जूल है यहाँ पे बच्चों। तो उस केस में यहाँ पे जो केमिकल बॉन्ड होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
ठीक है ना। अगर यहाँ पे 8 to 42 किलो जूल हो जाए, 8 to 42 किलो जूल हो जाए यहाँ पे, ठीक है ना, 8 से लेकर 42 के बीच में, कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? तो उस केस में यहाँ पे जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? H बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। H मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे लिखना पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड इसको बोलते हैं हम लोग। ये भी दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों यहाँ पे? इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड, और दूसरा होता है इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एनर्जी ग्रेटर देन 42 किलो जूल हो जाए, 42 किलो जूल, ठीक है ना, 42 किलो जूल से ज्यादा हो जाए, तो उस केस में यहाँ पे जो बॉन्ड होता है, यहाँ पे क्या होगा आपका? बेसिकली पहला क्या है यहाँ पे? कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। सेकेंड है यहाँ पे क्या बच्चों? यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पे? आयोनिक बॉन्ड, ठीक है ना। थर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे बोलते हैं क्या? डेटी बॉन्ड भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। फोर्थ वन इज व्हाट? मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है ना। तो अगर 2 to 8 किलो जूल है बॉन्ड एनर्जी उसका, ठीक है ना, तो उस केस में उस बॉन्ड का नाम क्या होता है? वान डर वाल, क्या होता है यहाँ पे? वान डर वाल, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 8 to 42 किलो जूल होगा तो क्या होगा? H बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे। और ग्रेटर देन 42 किलो जूल होगा तो क्या हो जाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? मेटालिक बॉन्ड हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है यहाँ तक। तो ये आपको ध्यान रखना, ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। और ये जो क्लासिफिकेशन है ना, किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे हम क्लासिफाई किए हैं कि अगर यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी 2 to 8 किलो जूल होगा तो उसका नाम क्या होगा? वान डर वाल फोर्स होगा, वान डर वाल फोर्स, ठीक है ना। 8 to 42 किलो जूल होगा तो H बॉन्ड का नाम देंगे हम लोग। ये दो तरह का होता है, क्या होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर। अगर यहाँ पे 42 किलो जूल से ज्यादा होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा। तो पहले हम लोग इधर में पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये सबको हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो बच्चों क्या है? यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड है। तो हम लोग अब कोवैलेंट बॉन्ड नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है ना। कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ तक में क्या था ना कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है और केमिकल बॉन्ड क्यों होता है आखिर में, ठीक है ना। केमिकल बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, तो ये सब जो बेसिक फंडा था ना केमिकल बॉन्ड का, जो स्टार्टिंग का जो चैप्टर में जो दिया होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट का थ्योरी क्या होता है, ठीक है ना। ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से समझ चीजों को पढ़ेंगे यहाँ पे, रीजन के साथ पढ़ेंगे आखिर में ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, सब कुछ A to Z चीज, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो यहाँ से नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है, बाय।